प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो और ब्राह्मणों को याद न किया जाए, ये हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं पारुल त्यागी। जिन बातों को लेकर जिक्र अक्सर खबरों में होता है, तो 4 का चक्रव्यूह लेकर आज एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ। 4 के चक्रव्यूह में जिक्र अक्सर यही होता है कि ये सत्ता की गलियों से होकर गुजरता है। कोई बेहतरीन दांव खेल दिया जाए तो भी चलता है, और राजनेताओं के सियासी चक्रव्यूह के बारे में तो पूछिए ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि मीडिया का काम तो जनता की आवाज को सामने लाना होता है। बात 4 के चक्रव्यूह में सब होगी, लेकिन आइए जरा सिलसिला शुरू करते हैं। यूपी के सियासी दांवपेच में ब्राह्मण वोट बैंक के आखिर मायने क्या हैं? ये तो सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत हार जातीय आधार पर ही तय होती है। ये समीकरण साधे बिना सत्ता की नैया पार नहीं लगती। अब जब चुनाव नजदीक है तो सियासी दलों ने अपने फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि वोट बैंक के समय में ही सत्ता से बेदखल सियासी पार्टियों को ब्राह्मणों की आखिर याद क्यों आती है? ये रिपोर्ट देखिए। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और जिसको केंद्र में सरकार बनानी है उसका उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी होता है। बीजेपी ने 2022 को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में किसके सर पर ताज पहनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। महामारी के दौर में भी कांग्रेस के संगठन जनता की मदद करते हुए नजर आए थे। लेकिन क्या जनता मदद करने वालों का साथ देगी? सवाल सबसे बड़ा यही है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर आबादी रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे देश के बड़े बड़े शहरों की तरफ जाती है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की ही सरकार रही है। लंबे समय तक इन तीनों पार्टियों की सरकारें रही हैं। इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर के अंदर उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार मिले, इसके लिए कुछ खास काम इन तीनों ही पार्टियों ने नहीं किया। पिछले 9 साल से यूपी की सत्ता से बेदखल बीएसपी भी अब यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी हुई है। अब 2022 विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो बीएसपी एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ जोर आजमाइश करने को तैयार है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती का ब्राह्मण कार्ड चलेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पुराने फॉर्मूले को अपनाने का फैसला किया है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि मायावती का वो पुराना फॉर्मूला आखिर है क्या। सवाल ये भी है कि क्या यूपी में ब्राह्मण वोट को नजरअंदाज करना आसान है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मायावती को 14 साल पुराने हिट फॉर्मूले पर आखिर भरोसा क्यों है? ये भी आपको चलिए बता देते हैं। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। 14 साल पुराना ये नारा तो सभी को याद होगा। साल 2007 में मायावती को बम्पर सीट के साथ इसी फॉर्मूले ने फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद 9 साल से बीएसपी सत्ता के लिए संघर्ष ही कर रही है। साल 2022 के चुनाव में मायावती को फिर से अपने पुराने फॉर्मूले की याद आ गई है और ब्राह्मण वोट को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए 2007 की तर्ज पर ही ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी की गई है, जिसकी शुरुआत राम की नगरी अयोध्या से की जा चुकी है। 2007 में ब्राह्मणों को लाने के लिए मायावती ने उस वक्त हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा जैसे नारे गढ़े थे। ये नारा और फॉर्मूला कामयाब भी रहा। ब्राह्मण, मुसलमान, ओबीसी और दलित का गठजोड़ बनाकर मायावती ने 206 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। सीटों के लिहाज से ये बीएसपी का एक रिकॉर्ड, और इस बार के चुनाव में बीएसपी ने फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। मायावती की रणनीति में टिकट बंटवारे में ब्राह्मणों को खास तवज्जो दी जाएगी। धर्म में कोई राजनीति नहीं करते हैं। धर्म में जो लोग राजनीति करते हैं उनकी सोच होती है कि हम इसमें किस तरह कार्यक्रम करें, क्या करें।
हम भगवान राम पे आस्था रखते हैं, हम भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं, हम भोले शंकर में, हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं और हम सारे भगवानों पे आस्था रखते हैं और रामचंद्र जी के तो रोज सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं। तो अगर हमने कार्यक्रम सोचा है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करने का, तो आपकी हमने सब भगवान श्री राम का अयोध्या में चल करके उनके रामलला के दर्शन करके अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, उनका आशीर्वाद। यहाँ से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन ये कि कार्यक्रम हम अपना एक पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे थे, तो इसके लिए हमने सोचा पहले हम भगवान श्री राम जी के चरणों में जा करके उनके दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर के, हनुमान जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे। इसमें कोई हम लोग राजनीति नहीं डालते हैं। अब तक तो राम भाजपा गति से राम हमारे हैं। नहीं, देखिए, ये जो लोग सोचते हैं या कहते हैं, ये बहुत ही संकीर्ण सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं, तो इससे आज संकीर्ण सोच। भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज्यादा हम लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं। हम लोग तो सुबह उठ के पहले नित्य पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग, अफसोस होता है जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति में लाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि बसपा की क्या योजना है 2022 में जो यूपी विधानसभा चुनाव है, कि वो आपके अकेले लड़ेगी, गठबंधन लड़ेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले के दम पे लड़ेगी, कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेगी। हाँ, गठबंधन जरूर करेगी। किससे करेगी ये भी आपको हम खुलासा कर दें। गठबंधन यहाँ की जनता से करेगी, सर्व समाज से करेगी। और सर्व समाज से गठबंधन हमने किया है पहले, सन 2007 में भाईचारा बनाया सर्व समाज के साथ में और गठबंधन किया, और समूचे ब्राह्मण समाज ने गठबंधन में हमारा योगदान देते हुए और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज जिस तरह से ब्राह्मण उपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार में, और जिस तरह से उसको प्रताड़ना दी जाती है, उसको तंग किया रहा है, वो परेशान है। वो अब की बार मन बना चुके हैं कि उन्होंने पहले हमको भी आजमाया, समाजवादी पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया जिसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ना हो रही, तो वो अब की बार मन बना करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में आने जा रहे हैं। और जब ब्राह्मण आता है तो आप जानते हैं सर्व समाज के लोग आते हैं। आखिरी सवाल ये है कि चाहे नकुल दुबे जी हों, चाहे करुणाकर जी हों, सब हर आदमी पिछले 3 दिनों से हो रहा है कि खुशी दुबे का मुकदमा आप लड़ने। देखिए, खुशी दुबे का मामला ऐसा है कि इतना सेंसिटिव मामला, उसकी एक छोटी सी लड़की जो कि 16.5 साल की लड़की। 2007 के चुनाव में 55 से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था। ब्राह्मणों ने भी बीएसपी के पक्ष में बम्पर वोट किया, जिसकी बदौलत 41 ब्राह्मण विधायक बनने में कामयाब रहे थे। और इस बार भी बीएसपी की रणनीति में 100 से ज्यादा ब्राह्मण चेहरों को टिकट देने की है। ये सच है कि ये देश नारों की झूठन पर पलता है। नेताओं की जुबान से निकले ये नारे सियासी नुमाइंदों की नैया को पार लगाए या ना लगाए, लेकिन सच ये है कि जनता इन नारों के चक्कर में अपने आप को जरूर ठगा सा महसूस करती है। अब जैसे ही बीजेपी से ब्राह्मण नाराज दिखे तो उसका फायदा उठाने के लिए बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने में लग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इस बार भी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल का जातीय समीकरण साधने में लग चुके हैं। 2007 में समाजवादी से ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा बीएसपी को मिला और उसने हाथी को सत्ता तक पहुंचा दिया। इस बार विपक्ष ने ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ब्राह्मणों पर दर्ज SC/ST मुकदमे, अफसरों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग में ब्राह्मणों से भेदभाव का आरोप भी लगा। खास तौर पर कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर पर ही ब्राह्मण कार्ड खेल दिया गया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक पूर्व में भले ही किसी भी पार्टी का परंपरागत वोट रहा हो, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस बार भाजपा से उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण थे वो जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ वारदातें हुई, विकास दुबे से लेकर के अन्य जगहों पर कुछ पत्रकार और कुछ समाज सेवी ऐसे लोग रहे हैं जिनकी हत्याएं हो गई जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में इन वारदातों के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण खासा नाराज हुआ और भारतीय जनता पार्टी से अलग होना मुनासिब समझा। और शायद यही वजह है कि अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। खास तौर से
बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। हालांकि वो बात अलग है कि परशुराम की मूर्ति को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ के अंदर में बड़ी मूर्ति बनवाएंगे जिससे कि वो भी ब्राह्मणों को साध सके, लेकिन इस पर भी मायावती ने कटाक्ष कर दिया और कहा कि अपने शासनकाल में नहीं बनवाई, अब क्या बनवाएंगे और अब क्यों याद आ रही है। तो जाहिर तौर पर ब्राह्मणों की जो वोट बैंक है उसको लेकर के राजनीति उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। बहरहाल देखना होगा कि ब्राह्मण किसके पाले में जाते हैं। मेरठ से अपने सहयोगी बाबर चौहान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इसके अलावा यूपी मंत्रिमंडल में संख्या के लिहाज से ब्राह्मणों की कम भागीदारी को भी ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़ दिया गया। बीजेपी ने इसके काट के लिए ब्राह्मणों की उपेक्षा को लेकर मोर्चा बनाने वाले कांग्रेस के जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन इस बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी ने ओबीसी और एसएससी पर ही फोकस किया और यूपी से ब्राह्मण चेहरे के नाम पर सिर्फ एक अयज मिश्र को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बीएसपी का टारगेट इस वर्ग को अपने पाले में लाने का है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए यूपी की सियासत में होड़ पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, जब समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर सूबे में परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा किया, तो मायावती भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए लेकर चल रही राजनीति में कूद गई। इसके लिए मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए तंज कसा था और कहा था कि समाजवादी पार्टी को भगवान परशुराम की मूर्ति लगवानी थी तो अपनी सरकार में लगवाते, अब क्यों याद आ रही है। एसपी ने लखनऊ में 108 फीट की परशुराम की प्रतिमा लगाने का वादा किया था, तो जवाब में मायावती ने कहा कि जब प्रदेश में बीएसपी की सरकार आएगी तो ब्राह्मणों को देवता परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाएगी। यही नहीं, पार्क और अस्पताल के नाम भी परशुराम के नाम पर करने का ऐलान कर दिया गया। एक समय जिस बीएसपी का यूपी में जलवा हुआ करता था, वो जलवा अब नहीं दिखता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज की तारीख में अकेली पड़ती हुई नजर आ रही हैं। साल 2017 में भी 19 विधायक जीतने वाली पार्टी के पास सिर्फ 7 विधायक ही बचे हैं और इसी वजह से कुछ ने तो पारा बदल दिया और कईयों को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कभी काशीराम के साथ मिलकर यूपी में बीएसपी को खड़ा करने और सत्ता में पहुंचाने वाले सहयोगियों में भी शामिल हैं। कभी काशीराम के साथ मिलकर यूपी में बीएसपी को खड़ा करने और सत्ता में पहुंचाने वाले सहयोगियों में बीएसपी से किनारा या बाहर का रास्ता राज बहादुर, आरके चौधरी, दीनानाथ भास्कर, मसूद अहमद, बरखुराम वर्मा, दद्दू प्रसाद, जंग बहादुर पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सोनेलाल पटेल हैं। जैसे कई बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया या यूं कहें कि बाहर कर दिए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, जुगल किशोर, रामवीर उपाध्याय, जयवीर सिंह, ब्रजेश पाठक, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, मुनकाद अली, ये वो नाम हैं जैसे कद्दावर नेता भी बीएसपी को छोड़कर दूसरे दलों के साथ जुड़ गए हैं। इनमें से ज्यादातर एसपी, बीजेपी और कुछ ने तो कांग्रेस में अपना राजनीतिक ठिकाना तलाश कर लिया है। वहीं बीएसपी के पुराने नेताओं में आज मायावती के साथ सतीश चंद्र मिश्रा, अंटू मिश्रा, सुखदेव राजभर जैसे चंद लोग ही बचे हुए हैं। अब खबर ये भी है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए अभी कुछ और नेताओं का पाला बदलने का खेल देखने को मिल सकता है। इससे साफ हो चुका है कि मायावती के सामने अपने कुनबे की ढहती ईंटों को संजोए रखना एक बड़ी चुनौती है। मुस्लिम वोट बैंक पर परंपरागत तौर पर एक समय कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने उस पर कब्जा संभाल लिया। हालांकि वक्त के लिए बीएसपी के पाले में भी कुछ तबका जरूर गया, लेकिन आज की तारीख में सियासी हालात काफी बदले हुए हैं और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का तो मानना है कि मुसलमान समुदाय का बसपा से भरोसा कम हुआ है। इसी के पीछे उनकी आशंका बीजेपी से नजदीकी को लेकर है। जैसे अनुच्छेद 370 या सीए पर मायावती ने खुलकर बात नहीं की, दबी जुबान से उन्होंने बात की थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का मायावती ने खुलकर समर्थन किया और संसद में सरकार का समर्थन भी किया। यहां तक कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ बोलने के चलते अमरोहा के सांसद दानिश अली को लोकसभा में पार्टी के नेता पद से हटा दिया गया था। मायावती को पता है कि इस वोट बैंक के लिए कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए भी मायावती का ज्यादा फोकस ब्राह्मण वोटर्स पर ही रहता है। देखिए, विपक्ष का ब्राह्मण प्रेम अचानक उमड़ा है।
चुनाव आ गया है, इसलिए ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं विपक्षी लोग। चूंकि उनके दलों का जो निर्माण हुआ था, उनका उद्भव हुआ था, वो जातिगत ही हुआ था, चाहे बसपा हो या सपा हो। भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है किसी जाति धर्म पंथ का। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ चलते हैं और सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। हमसे कोई नाराज नहीं है। अगर नाराज होता तो हमको 300 से ज्यादा सीट न देता। और आज सर्वे आ रहे हैं, सब लोग, हर जातियों का सर्वे हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर काम कर रहा है। और देखिए, अभी बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था, सतीश चंद्र मिश्रा के पीछे जो पोस्टर लगा था, देखिए उसमें कोई ब्राह्मण चेहरा लगा था। परशुराम जी का नाम लेते हैं, लेकिन एक परशुराम जी की फोटो नहीं लगा सकते हैं। जिस सम्मेलन ब्राह्मण के नाम पर करते हैं, तो ये ब्राह्मणों को छलने का काम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मणों का, राजपूतों का, बनिए का, पगड़े का, पिछड़े का, सबका हाथ और सबका आशीर्वाद है, जो योगी आदित्यनाथ जी को 2022 के चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अग्रसर कर रहा है। और वो हम 2022 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो और ब्राह्मणों को याद न किया जाए, ये हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति की चाबी, यानी सत्ता की चाबी, ब्राह्मणों के हाथों होती है। बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण को साधने के लिए हालांकि तमाम पार्टियां कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार पूर्वांचल में ब्राह्मणों को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कवायद शुरू की है। और कवायद इसलिए शुरू की गई है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक खिसका है। ऐसे में ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुरानी रणनीति अपनाई है। जहां 2012 से सत्ता से बेदखल उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सरजमी को, यानी खोई हुई सत्ता की इस जमी को तलाशने के लिए, ढूंढने के लिए जो मायावती है वो कोशिशें कर रही है। हालांकि यह मायावती के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मायावती का पुराना कुनबा मायावती से दूर हो चुका है, और न केवल दूर हो चुका है बल्कि दूसरी पार्टियों में जा चुका है, जो कि बसपा सुप्रीमो के लिए बड़ी बात है। कहते हैं कि यूपी में सत्ता की चाबी ब्राह्मणों के हाथों में ही है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल चुनाव नजदीक आते ही ब्राह्मणों को साधने में लग जाते हैं। ऐसे में ये भी जानना अहम हो जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव में ब्राह्मण वोट अहम क्यों है। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये अकेले दम पर सरकार तो नहीं बनवा सकते, लेकिन इन्हें दरकिनार करके भी आप सरकार नहीं बना सकते हैं। सभी दलों के लिए ये सत्ता की चाबी से कम नहीं है। और यूपी के जातीय समीकरण में करीब 12% ब्राह्मण हैं और करीब 1 दर्जन जिलों में इनकी आबादी 20% से ज्यादा है। वाराणसी, चंदौली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी, बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज में ब्राह्मण मतदाता 15% से ज्यादा है। यहाँ किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत में ब्राह्मण वोटर्स का रोल अहम होता है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की जीत का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण कार्ड और उम्मीदवारों के जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाले तो ब्राह्मण कार्ड और उम्मीदवारों के जीत के ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के 1993 में 17 विधायक, 1996 में चुनाव में 14, 2000 में 8 विधायक और साल 2007 में 3, 2012 में 6 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में भी करीब 44 विधायक ब्राह्मण जाति से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। अब अगर एसपी की बात करें तो साल 1993 में 2 विधायक, 1996 में 3 और 2000 में 10 विधायक, साथ ही साल 2007 में 11 और साल 2012 में 21 ब्राह्मण चेहरे जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में भी सपा ने 10% ब्राह्मणों को टिकट दिया था। कांग्रेस पर नजर डालें तो कांग्रेस के 1943 में 5 विधायक और 1946 में 4, 2000 में 1, 2007 में 2 और 2012 में 3 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जबकि इस साल 2017 में कांग्रेस ने 15% ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था।
बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी में 1993 में एक भी विधायक ब्राह्मण जाति से नहीं था, लेकिन 1996 में 2, 2002 में 4 विधायक और फिर 2007 के चुनाव में बीएसपी ने अपने सियासी फॉर्मूले में ब्राह्मणों को ऐसा फिट किया जिसकी बदौलत उसके 41 विधायक चुनकर आए और 206 सीटों के साथ बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो गई थी। 1990 के आंदोलन से पहले ब्राह्मण कांग्रेस का वोट बैंक होता था। 1990 के आंदोलन के दौरान ब्राह्मणों ने बीजेपी का दामन थामा, जिससे पार्टी सीधे 221 सीट जीतकर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर और ब्राह्मणों का साथ मिलने से लोकसभा की प्रदेश से 73 सीटें हासिल की थी। कुल मिलाकर ब्राह्मण वोटर उत्तर प्रदेश में वोट के हिसाब से एक खास हैसियत रखते हैं और ये जिस तरफ भी जुड़ जाते हैं उस पार्टी की सियासी नैया पार लग जाती है। यही वजह है कि 2022 के सियासी रण में कोई भी दल इनकी नाराजगी का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। आज 4 के चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। हर खबर से होगा हमारा सीधा सरोकार। हम नहीं किसी के पैरोकार। We don't agree